हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई सब्जेक्ट एआई की यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई को कवर करेंगे। इस यूनिट में हम इन सभी टॉपिक्स की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम एआई मॉडल्स की जर्नी देखें, स्टार्टिंग में जो एआई मॉडल्स डेवलप होते थे दे वर रूल बेस्ड मॉडल्स। उनमें प्री डिफाइंड रूल्स फीड किए जाते थे एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स, राइट। ये सभी रूल्स इफ देन लॉजिक की तरह वर्क करते हैं। ये जो रूल बेस्ड सिस्टम्स का पीरियड था दैट पर फ्रॉम 1960 टू 1990। 1990 के बाद मशीन लर्निंग कंसेप्ट पे वर्क होने लगा, जिसमें हम मशीन्स को डेटा से ट्रेन करने लगे, राइट। ये मशीन लर्निंग का पीरियड 1990 के बाद स्टार्ट हो गया था। वी कैन सी 2000 में वी हैव लोट्स ऑफ एप्लीकेशन दैट वर बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग एंड इसके बाद मिड 2000 तक आते आते वी हैव द कंसेप्ट ऑफ डीप लर्निंग, जिसमें मॉडल्स के अंदर न्यूरल नेटवर्क यूज होने लगे, जिसकी वजह से ये मशीन्स लार्ज डेटा सेट्स पे वर्क कर सकती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स टास्क, राइट। बट स्टिल 2010 तक जितने भी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल्स बने, वे सभी मॉडल्स डिस्क्रिमिनेटिव टाइप की मॉडल्स थे। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग का मतलब है जिस डेटा से इन मशीन्स को ट्रेन किया जाता था, ये मशीन्स उस डेटा के अंदर जो डिफरेंट कैटेगरी का डेटा है उनमें डिफरेंसेस फाइंड आउट करते थे। यानी ये डेटा के उन्हीं फीचर्स पर फोकस करती थी जिस फीचर की वजह से एक डेटा दूसरे डेटा से डिफरेंट है, राइट। एग्जांपल के लिए से हम मशीन को ट्रेन कर रहे हैं और बता रहे हैं दिस इज एप्पल, राइट, एंड दिस इज ऑरेंज, राइट। नाउ जो एआई मॉडल है का काम होता था, वेदर इट्स अ मशीन लर्निंग मॉडल और डीप लर्निंग मॉडल, उसका काम होता था इन दोनों डेटा में डिफरेंस फाइंड आउट करना, विच मीन्स कि एप्पल ऑरेंज से कैसे डिफरेंट है, कि अगर ये दोनों डेटा उसके पास आए वो बता पाए कि ये एप्पल है ये ऑरेंज है। तो इफ यू सी, हम सिर्फ कलर के बेसिस पे भी बता सकते हैं, अगर कलर रेड है तो इसका मतलब एप्पल है, अगर कलर ऑरेंज है तो इसका मतलब वो ऑरेंज है। तो एआई मॉडल सिर्फ इस फीचर पर ही फोकस करेगा, यानी जिस फीचर की वजह से वो डाटा के अंदर डिफरेंशिएट कर पाए, सिर्फ उन्हीं फीचर्स पर फोकस करता है। तो डिस्क्रिमिनेटिव टाइप के मॉडल्स होते हैं, राइट। तो 2010 तक सभी एल्गोरिथम्स में डिस्क्रिमिनेटिव टाइप की मॉडलिंग यूज होती थी, राइट। इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेटिव टाइप के मॉडल्स को यूज करके इनको क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता था, प्रिडिक्शन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता था। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना हो, तो हाउस का प्राइस कैसे प्रिडिक्ट होगा? से एक 2 BHK फ्लैट है, मशीन को ट्रेन किया, इसका प्राइस 50 लाख है, राइट। फिर 3 BHK का प्राइस से 70 लाख है, से 5 BHK का प्राइस 90 लाख है, राइट। नाउ इस डेटा से मॉडल को ट्रेन किया गया। नाउ ये डिस्क्रिमिनेटिव टाइप का मॉडल है, तो ये मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पर लर्न करता है कि 50 लाख प्राइस और 70 लाख प्राइस कब आते हैं, कौन से ऐसे फीचर हैं जिसकी वजह से प्राइस 50 हो रहा है, कौन से ऐसे फीचर हैं जिसकी वजह से प्राइस 70 हो रहा है, राइट। तो मे बी वो फ्लैट का साइज हो सकता है या कोई और एमिनिटीज है उनकी वजह से हो सकता है। तो उन्हीं फीचर्स पर ये फोकस करेगा और जब भी उसको प्रेडिक्शन बोला जाएगा कि 4 BHK का प्राइस बताओ, तो उस अपनी ट्रेनिंग से जो भी उसने लर्न किया तो उससे वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि इट वुड बी 80 लाख, एग्जाम्पल के लिए, राइट। सो प्रेडिक्शन पर्पस के लिए भी डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग को यूज किया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स का काम होता था डिफरेंट कैटेगरी का डेटा जिसपे वो ट्रेन हो रहे हैं उसको डिस्टिंग्विश करना, कैसे एक डेटा दूसरे डेटा से डिफरेंट है, राइट। सो डिस्क्रिमिनेशन का काम करते थे। बट 2010 के बाद जनरेटिव मॉडलिंग पे वर्क होने लगा। नाउ जनरेटिव मॉडलिंग के अंदर एआई मॉडल्स डेटा के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि डेटा ये बना कैसे है, डेटा की बारीक से बारीक फीचर को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग की तरह सिर्फ उन्हीं फीचर्स पर फोकस नहीं करते जिससे वो एक डेटा को दूसरे डेटा से डिफरेंशिएट कर पाए, बल्कि ये मॉडल्स डेटा की इन डेप्थ स्टडी करते हैं,
डाटा की स्ट्रक्चर को समझते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग द डाटा, राइट। तो ये डाटा की इन डेप्थ स्टडी करते हैं, जिसमें ये डाटा के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि आखिर ये डाटा बना कैसे है, राइट। सो जिसकी वजह से जनरेटिव मॉडल्स क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन तो कर ही सकते हैं, बट दे आर ऑल्सो कैपेबल टू जनरेट न्यू डाटा, क्योंकि ये डाटा की इन डेप्थ स्टडी करते हैं, डाटा के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये डाटा जनरेट कैसे हुआ है उसको फाइंड आउट करते हैं, जिसकी वजह से दे आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग न्यू डाटा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जनरेटिव मॉडलिंग इज द फाउंडेशन ऑफ जनरेटिव एआई। नाउ वी हैव अंडरस्टूड डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग डाटा को डिस्टिंग्विश करती है कि कैसे एक डाटा दूसरे डाटा से डिफरेंट है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से एक डाटा दूसरे डाटा से डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, राइट। जिसकी वजह से मोस्टली डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज होती है। मैंने आपको पहले भी सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में बताया। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम मशीन्स को इनपुट एंड आउटपुट दोनों पेयर्स प्रोवाइड करते हैं। से मशीन को हम इनपुट भी देते हैं कि दिस इज ए ऑरेंज, और इसका आउटपुट भी बताते हैं कि ये ऑरेंज की पिक्चर है, एंड फिर एप्पल दिया तो उसका आउटपुट भी बता दिया कि ये एप्पल की पिक्चर है, राइट। नाउ मशीन लर्निंग के बाद जब उसको कोई नई इमेज दी जाएगी तो वो उस इमेज को प्रेडिक्ट कर सकती है कि ये एप्पल की इमेज है, राइट। नाउ उसको आउटपुट अपने आप बताना है, तो एक तरीके से वो डाटा का लेबल प्रेडिक्ट कर सकती है, राइट। राइट, सो इस वजह से सुपरवाइज लर्निंग में डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग यूज होती है। और अगर हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें, अनसुपरवाइज लर्निंग में हम मशीन को सिर्फ डाटा देते हैं, से हमने एप्पल प्रोवाइड किया, ऑरेंज प्रोवाइड कर दिया, और से एक टोमेटो भी प्रोवाइड कर दिया, वेजिटेबल। इफ यू सी एप्पल भी रेड होता है, टोमेटो भी रेड होता है, राइट। नाउ अगर डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग है तो वो सिर्फ अगर कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रही है तो वो यहाँ पर एप्पल और टोमेटो में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगी, राइट। वो इन दोनों को सेम समझेगी। बट अगर जनरेटिव मॉडलिंग यूज हुई है, वो हर डाटा की इन डेप्थ स्टडी कर रही है, यानी ये एप्पल क्यों है उन सभी फीचर्स पर फोकस कर रही है, ये टोमेटो क्यों है उन सभी फीचर्स पर फोकस कर रही है, राइट। ये ऑरेंज क्यों है उन सभी फीचर्स पर फोकस कर रही है। नाउ ये डाटा की इन डेप्थ स्टडी कर चुकी है, तो जब भी इसे डाटा प्रोवाइड होगा डिफरेंट टाइप का, तो वो उनकी क्लस्टरिंग कर सकती है इजिली, राइट। तो इस वजह से अनसुपरवाइज लर्निंग में जनरेटिव मॉडलिंग ज्यादा बेटर रहती है। नाउ जनरेटिव मॉडलिंग डाटा के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करती है कि डाटा जनरेट कैसे हुआ है, राइट। सो ये प्रेडिक्शन पर्पस के लिए भी यूज की जा सकती है, क्लस्टरिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज इट टू जनरेट न्यू डाटा। तो अगर जनरेटिव मॉडल ने एप्पल की इन डेप्थ स्टडी कर ली है, उसके हर फीचर को अंडरस्टैंड कर लिया है कि एप्पल जनरेट कैसे हुआ है, उसको लर्न कर लिया है, तो इसका मतलब अगर अब इस मॉडल को बोला जाए टू जनरेट एन इमेज ऑफ एप्पल, नाउ इट कैन जनरेट। So that's why generative modeling can be used to generate new data. Now, if we have to explain what is generative AI, we can say that generative AI वो algorithms हैं, वो AI models हैं जो new data generate करते हैं, जो synthetic data generate करते हैं, यानी ऐसी image, ऐसी वीडियो और टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं जो ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट की तरह दिखता है, but it doesn't exist in the real world, right? For example, नेक्स्ट रैम्ब्रेंट एक जनरेटिव एआई टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी इमेज को रैम्ब्रेंट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। रैम्ब्रेंट एक फेमस पेंटर है जिसकी जो पेंटिंग्स होती है मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में होती हैं, तो उस फेमस पेंटर की आर्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी नॉर्मल इमेज को यूजिंग दिस टूल। एंड ईवा टूल है जिसकी हेल्प से आप एक यूनिक म्यूजिक कंपोज कर सकते हो, राइट। एंड ऑल्सो यू मस्ट ऑल हैव यूज चैट जीपीटी जो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। यूजिंग दिस टूल कोई भी पोयम, कोई आर्टिकल जनरेट कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई मॉडल्स। जो फर्स्ट मॉडल है दैट इज गैन मॉडल, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। नाउ इस मॉडल के अंदर दो न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं, एक जनरेटर और एक डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर न्यू डाटा क्रिएट करता है
और डिस्क्रिमिनेटर उस डेटा को चेक करता है कि क्या वो डेटा रियल वर्ल्ड के डेटा से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, विच मीन्स क्या वो रियल डेटा है या नहीं। अगर उसे वो डेटा रियल डेटा जैसा नहीं दिखता, फेक लगता है, तो वो फीडबैक भेज देता है वापस जनरेटर को कि जो डेटा जनरेट हुआ है वो फेक है, राइट। नाउ जनरेटर उस डेटा को फिर से अपडेट करता है, एडिट करता है एंड अगेन फिर से न्यू डेटा जनरेट करता है एंड वापस डिस्क्रिमिनेटर को भेजता है। डिस्क्रिमिनेटर अगेन उसको चेक करता है, अगर वो डेटा फिर से उसे फेक लगता है तो अगेन वो फीडबैक भेजता है जनरेटर को, राइट। तो जनरेटर इस डेटा को अपडेट करता रहता है जब तक डिस्क्रिमिनेटर उस डेटा को रियल डेटा नहीं बता देता, राइट। इस तरीके से ये GAN मॉडल्स न्यू डेटा जनरेट करते हैं एंड दैट डेटा कुड बी इमेज, इट कुड बी वीडियो, इट कुड बी ऑडियो, राइट। सो GAN मॉडल से हम पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकते हैं, डे इमेज को नाइट इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट के बेसिस पे इमेज क्रिएट कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। नाउ ये मॉडल सीक्वेंशियल डेटा पे वर्क करते हैं, राइट। एंड सेकंड पॉइंट इज ये प्रीवियस डेटा को रिमेंबर रखते हैं, राइट। तो प्रीवियस डेटा की मेमोरी रखते हैं, राइट। प्रीवियस डेटा को याद रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 10, 20, 30, अब आपसे बोला जाए नेक्स्ट क्या होगी, तो इफ यू सी ये जितना भी डेटा है सीक्वेंस में है, राइट। अगर आपको प्रीवियस डेटा याद है तो यू कैन टेल कि नेक्स्ट 40 होगा, राइट। राइट, सो RNN मॉडल सीक्वेंशियल डाटा पे वर्क करते हैं और प्रीवियस डाटा जो प्रीवियस इनपुट है उसकी मेमोरी भी रखते हैं, राइट। सो इसलिए इन मॉडल्स को प्रेडिक्ट करने में यूज कर सकते हैं, जैसे स्टॉक प्राइसेस प्रेडिक्ट करने हो उनमें इन मॉडल्स को यूज किया जा सकता है। टेक्स्ट जनरेशन में इन मॉडल्स का यूज किया जा सकता है क्योंकि टेक्स्ट जनरेशन में भी डाटा सीक्वेंस में होता है। जब ये टेक्स्ट से ट्रेन हो जाते हैं, से इफ वी आर राइटिंग ही देन दे कैन प्रेडिक्ट, ही के बाद नॉर्मली इज यूज होता है। से इफ यू आर यूजिंग आई देन आई के बाद एम यूज होता है बिकॉज दे आर ट्रेन्ड विथ लोट्स ऑफ टेक्स्ट, राइट। इफ यू आर राइटिंग रीडिंग देन दे कैन प्रेडिक्ट, इसके बाद बुक आएगी, राइट। सो इसलिए RNN मॉडल्स टेक्स्ट जनरेशन में भी यूज होते हैं क्योंकि टेक्स्ट में भी वर्ड बाय वर्ड ये उनका सीक्वेंस ध्यान रखते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड, राइट। Now next is autoencoders and variational autoencoders. Variational autoencoders का ही एक जनरेटिव वर्जन है। Now in autoencoders इसमें फर्स्ट डाटा को एनकोड किया जाता है, एनकोड के थ्रू जो डाटा है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उस डाटा को वापस से डिकोड किया जाता है। डिकोड का मतलब है उस कंप्रेस्ड डाटा को वापस से ओरिजिनल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक 3D इमेज है, लेट्स से ये एक क्यूब है, एक 3D इमेज है, राइट। राइट, नाउ ऑटो एनकोडर्स इस 3D इमेज को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है सिंपलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, राइट। यानी इस इमेज को ब्रेक डाउन करके इसके सिंपलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो लेट्स से इसको सिंपलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया। नाउ इस सिंपलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद वापस इस सिंपलर रिप्रेजेंटेशन को यूज करके सेम जो प्रीवियस इमेज थी उसमें वापस से कन्वर्ट किया जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग, राइट। नाउ इससे फायदा क्या होता है, इससे हम इमेज के अंदर जो डी नॉइजिंग होती है, यानी से कोई इमेज में स्पॉट्स हैं और उन स्पॉट्स को रिमूव करना है, तो उस इमेज को सिंपलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद सिर्फ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनको यूज करके ही वापस से इमेज क्रिएट कर दी जाती है, जिससे जो इमेज के अंदर स्पॉट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, राइट। और इस एनकोडिंग को आप आर्टिस्टिक इमेज में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ड्रग डिस्कवरी में भी ये यूज हो सकती है क्योंकि किसी भी ड्रग के
को जब सिंपलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मींस ड्रग के मॉलिक्यूल्स को जब सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उन मॉलिक्यूल्स में कितनी टॉक्सिसिटी है या और भी डिफरेंट पैरामीटर्स जिनसे ड्रग डिस्कवर किया जाता है उनकी स्टडी की जा सकती है, राइट? So that's why they also help in drug discoveries, right? So this is autoencode. Now variational autoencoding में भी हम सेम वही प्रोसीजर करते हैं, पहले एनकोडिंग करते हैं डेटा की, डेटा इट कुड बी इमेज, इट कुड बी ऑडियो, उसको कंप्रेस किया जाता है यूजिंग द एनकोडिंग। जब वो कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो अगेन उस डेटा की डिकोडिंग की जाती है, यानी उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ऑटो एनकोडर्स में जो कंप्रेस्ड फॉर्म बनता है वो फिक्स्ड होता है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, बट वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स में जो कंप्रेस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी जो लोअर डायमेंशनल में आप इमेज को रिप्रेजेंट करते हो, यानी जो सिंपलर रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें कुछ वेरिएशन करके, उसमें वेरिएशन करके यानी उसमें चेंज करके देन उसको डिकोड किया जाता है, जिससे जो इमेज हमें मिलती है वो ओरिजिनल इमेज से हमें कुछ अलग और डिफरेंट इमेज मिलती है, राइट? जैसे आपके पास एक इमेज है और आप चाहते हो उस इमेज को मैं कन्वर्ट कर दूं, एक कोई फेमस पेंटर है उसके आर्ट में कन्वर्ट कर दूं, सेम इमेज को एक फेमस आर्टिस्ट की स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उस केस में एनकोडिंग के थ्रू सिंपलर या कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन कंप्रेस्ड डाटा के अंदर चेंजेस करके उसे वापस से इमेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे कि जो नई इमेज मिलती है वो एक फेमस आर्टिस्ट की आर्ट वर्क की तरह दिखाई देती है, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बोथ ऑफ जनरेटिव एआई मॉडल्स। नाउ लेट्स सी द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई यूज करने से सबसे पहले तो हमारी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, हम अपने क्रिएटिव स्किल्स को यूज करके एक यूनिक आर्ट जनरेट कर सकते हैं इन टूल्स की हेल्प से, कोई यूनिक स्टाइल में म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। जनरेटिव एआई टूल्स बहुत फास्ट रेट में डेटा जनरेट करते हैं और जिससे आपका टाइम और एफर्ट बचता है। से आप प्रोग्रामर हो, आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है या फिर कोई ऐप क्रिएट करनी है, नाउ इट विल टेक मैनी डेज और मंथ्स टू क्रिएट दैट वेबसाइट और दैट ऐप, बट अगर आप जनरेटिव एआई टूल्स यूज करते हो तो कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट में आपके पास कोड होगा जिसको यूज करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, राइट? और जिससे आपका टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। से आपको काम जल्दी करना है तो आप किसी दूसरे प्रोग्रामर को हायर करते हो कोड को क्रिएट करने के लिए, तो वो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन। तो ये जो स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स एप्लीकेशंस हैं, ये जनरेटिव एआई को यूज करके ही हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग हमें मूवीज और म्यूजिक रिकमेंड करती हैं, राइट? नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन। हम जनरेटिव एआई को एक्सप्लोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? नाउअडेज इतना वास्ट अमाउंट में डाटा अवेलेबल है कि एक ह्यूमन बीइंग उस डाटा को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस यूज करें तो उस डाटा को कुछ सेकंड्स में ही एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसको उसके अंदर से कुछ न्यू इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोई न्यू स्टार और न्यू प्लैनेट एक्सप्लोर करना हो, जनरेटिव एआई टूल्स विल हेल्प, राइट? नाउ से आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहते हो बट आपको कोई आइडिया समझ नहीं आ रहा है, तो उस आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए आप जनरेटिव एआई टूल्स की हेल्प ले सकते हो। जनरेटिव एआई टूल्स डिफरेंट डिजाइन्स जनरेट करके देगा, उन डिजाइन से आप कुछ नया आइडिया एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट? नाउ एक्सेसिबिलिटी। जनरेटिव एआई टूल सभी को एक्सेसिबल है, जो एक्सपर्टीज नहीं है टेक्निकल स्किल्स में, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उनको भी अवेलेबल है, वो भी इन टूल्स का इजीली यूज कर सकते हैं। एंड इवन दे आर एक्सेसिबल टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए इमेज को डिस्क्राइब करने की एबिलिटी भी जनरेटिव टूल्स देते हैं। और जो टेक्स्ट टू स्पीच टूल्स हैं दैट ऑल्सो हेल्प दीज पर्सन्स, राइट? नाउ नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। ये लार्ज क्वांटिटी में डाटा जनरेट करने में कैपेबल है। से आप एक कंटेंट राइटर हो, आप एक हफ्ते में 2-3 पोस्ट लिखते हो सोशल मीडिया के लिए या किसी वेबसाइट के लिए। नाउ से आपका बिजनेस एकदम से ग्रो हो जाता है, आपको अब एक हफ्ते में से 100 या 500 पोस्ट लिखने हैं। नाउ इस केस में जनरेटिव एआई टूल्स आपकी हेल्प करेंगे, एक दिन में ही बहुत सारा डाटा
जनरेट कर सकते हो यूजिंग दिस टूल्स, राइट? So these are the benefits of generative AI. Now let's see some limitations. First is data biasness. We know that जितने भी जनरेटिव एआई टूल्स हैं वो सब डेटा से ही ट्रेन होते हैं. अगर डेटा इनकम्प्लीट है, डाटा के अंदर बायसनेस है, देन दे ऑल्सो क्रिएट बायस्ड रिजल्ट, राइट? नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी. ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव कर सकते हैं, जो कभी अच्छा भी हो सकता है और कभी बुरा भी हो सकता है. इफ यू सी वन एग्जांपल, कुछ टाइम पहले अगर आपने सुना हो, जो गूगल का चैटबॉट था जेमिनाई, उससे एक स्टूडेंट, उसका एक प्रोजेक्ट था एजिंग से रिलेटेड, तो वो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस इससे पूछ रहा था कि एजिंग क्यों होती है ह्यूमन बींग्स में, राइट? तो उस क्वेश्चन आंसरिंग में इस चैटबॉट ने कुछ ऐसा रिजल्ट दिया कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर नॉट नीडेड, यू आर वेस्ट ऑफ टाइम, यू आर बर्डन ऑन सोसाइटी, यू आर स्टेन ऑन द यूनिवर्स, प्लीज डाई, राइट? तो इस तरह के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी हमें कभी कभी इन जनरेटिव एआई से मिल जाते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट द कंप्यूटेशनल डिमांड्स, इन जनरेटिव एआई टूल्स को बनाने में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है. इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग नीड्स, इनको बनाने में थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज की जरूरत पड़ती है. दैट इज वेरी एक्सपेंसिव और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है इन जनरेटिव एआई टूल्स को ट्रेन करना, राइट? इफ यू हैव हर्ड, अभी कुछ टाइम पहले चाइना का डीप सीक रिलीज हुआ है, जो कि चैट जीपीटी की तरह है, जो बताया जा रहा है जिसकी कॉस्ट बहुत कम है इन कंपैरिजन टू चैट जीपीटी. और इसको बनाने में कहा जा रहा है कि $7 मिलियन खर्च हुए, जो कि बहुत चीप है. अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो इसको बनाने में बताया जा रहा है कि लगभग $100 मिलियन खर्च हुए हैं, right? You can see these generative tools are very expensive. Now ये कुछ generative AI tools हैं, you must go through all of these. हो सकता है एग्जाम्स में इनमें से कुछ टूल्स के क्वेश्चंस मिल जाएं कि वीडियो से रिलेटेड कौन से जनरेटिव एआई टूल्स हैं, लाइक म्यूज एआई है, टोपाज एआई है. इसके अलावा भी डिफरेंट जनरेटिव एआई टूल्स अवेलेबल हैं, राइट? यू कैन गो थ्रू दीज. एक आर्ट ब्रेडर टूल है जिसमें डिफरेंट इमेजेस को मर्ज करके एक न्यू इमेज जनरेट की जाती है, राइट? ऐसे ही रनवे एमएल टूल है जिसमें हम टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लिखकर इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं, इमेज टू वीडियो जनरेट कर सकते हैं, राइट? यू कैन गो टू दिस वेबसाइट, यू कैन फाइंड डिफरेंट जनरेटिव मॉडल्स जिनको आप ट्रेन कर सकते हो, राइट? नाउ जैसे कोड जीपीटी है, ये कोडिंग को जनरेट करने में यूज होता है. ऐसे नॉर्मल जीपीटी से भी हम कोड जनरेट कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है टू जनरेट प्रोग्रामिंग कोड्स, राइट? ऐसे ऑडियो जनरेट करने के लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं. नाउ नेक्स्ट इज, जब हम जनरेटिव एआई टूल्स को यूज करते हैं कुछ एथिकल इश्यूज हमारे सामने आते हैं. फर्स्ट इज ओनरशिप, यानी जो कंटेंट जनरेटिव एआई टूल्स जनरेट करते हैं, हु विल ओन दैट कंटेंट? वो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? तो जो यूजर जिसने उस टूल को यूज किया है, या उस टूल के ओनर को, या उस टूल को? तो दैट इज द इशू ऑफ कंसर्न. नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन एजेंसी. ह्यूमन एजेंसी का मतलब है कि अगर हम अपने हर टास्क के लिए एआई टूल्स पे ही डिपेंड हो जाएंगे, एआई टूल्स ही यूज करेंगे, तो हमारा जो कंट्रोल है कि चीजें कैसे हो रही है, कैसे एआई ने जो डिसीजन लिया है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है चीजों पर, वो कंट्रोल खत्म हो जाएगा, राइट? तो दिस इज ऑल्सो ए मेजर कंसर्न. नाउ नेक्स्ट इज बायसनेस, राइट? सो जनरेटिव एआई टूल्स डेटा से ही ट्रेन होते हैं. अगर डेटा के अंदर बायसनेस है तो जनरेटिव एआई टूल्स उसी को रेप्लिकेट करेंगे, उसी को एम्पलीफाई कर रहे हैं, राइट? से आप टूल्स को यूज कर रहे हो एम्प्लॉइज को हायर करने में, अगर जिस डाटा से वो ट्रेन हो रहा है उस डाटा के अंदर ही अगर फीमेल को ही प्रेफरेंस दी जा रही है, तो ये जो डिसीजंस ले रहे हैं उसमें भी बायसनेस होगी, फीमेल को ही कंसिडर करेंगे हायर करने के लिए, राइट? नाउ नेक्स्ट इज मिस इन्फॉर्मेशन. नाउ जनरेटिव एआई टूल्स के थ्रू फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, क्योंकि इन टूल्स के थ्रू आप किसी भी सेलिब्रिटी या कोई पब्लिक फिगर का फेस बनाकर उसके थ्रू कुछ भी बुलवाया जा सकता है जो उसने रियलिटी में कभी बोला ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से वो बुलवा सकते हो जो उसने रियलिटी में कभी बोला ही नहीं है, जिससे पब्लिक का जो ओपिनियन है उसके लिए वो चेंज हो सकता है, राइट? तो दैट इज ऑल्सो मेजर कंसर्न. इसके थ्रू कोई भी फेक न्यूज स्प्रेड हो सकती है. सो दीज आर कॉल्ड डीप फेक्स.
You all must have heard about the deepfakes. So that is a serious concern regarding this generative AI. Now next is privacy. Now we have understood generative AI tools new data generate करते हैं, but ये वही data generate करते हैं जिस data से ये train हुए हैं, right? So जिस data से train हुए हैं उस type का ही उसी को resemble करता हुआ नया data generate करते हैं. तो जिस डाटा पे ट्रेन हुए हैं, अगर वो सेंसिटिव डाटा है, किसी का प्राइवेट डाटा है, लाइक किसी के क्रेडिट कार्ड नंबर्स है, किसी की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन है, राइट? सो अगर इस टाइप के सेंसिटिव डाटा से ये ट्रेन हुए हैं, तो ये इस टाइप का सेंसिटिव डाटा जनरेट कर सकते हैं, एंड देन फिर वो डाटा किसी गलत पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, राइट? सो प्राइवेसी ऑल्सो ए मेजर कंसर्न इन यूजिंग दिस जनरेटिव एआई टूल्स. नाउ लेट्स सी सम नेगेटिव इम्पैक्ट जो इन टूल्स का सोसाइटी पर पड़ता है. फर्स्ट इज डीप फेक्स, यानी क्रिएटिंग फेक न्यूज, जिसकी वजह से आप किसी भी पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट कर सकते हो, किसी भी इंसान से वो बुलवा सकते हो जो उसने रियल में बोला ही नहीं है. कोई भी फेक वीडियो बना सकते हैं जिससे कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है. और नेक्स्ट इज जॉब डिस्प्लेसमेंट, जो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इन टूल्स की वजह से सोसाइटी पे पड़ रहा है. वी नो दैट इन टूल्स की हेल्प से हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई आर्ट वर्क बना सकते हो, कोई डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, राइट? इवन प्रोग्रामिंग कोड जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल से पहले किसी प्रोजेक्ट में 10 प्रोग्रामर्स की जरूरत होती थी और एक सीनियर प्रोग्रामर की जरूरत होती थी, तो अब उन 10 प्रोग्रामर्स का काम एक जनरेटिव टूल कर सकता है, राइट? और जो वो कोड क्रिएट करेगा उस कोड को सीनियर प्रोग्रामर हैंडल करके वेबसाइट और ऐप क्रिएट कर सकता है. और 10 प्रोग्रामर्स जो जिस काम को हफ्तों में महीनों में करते थे, उस काम को जनरेटिव टूल सिर्फ कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में कर देते हैं. So this is a major impact on the society. Right now, next is generative sensitive personal information. तो अगर ये पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पर ट्रेन हुए हैं, तो वो उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं, जिसका मिसयूज किया जा सकता है, राइट? सो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स है. नाउ द क्वेश्चन इज, हम जनरेटिव एआई को कैसे यूज करें ताकि इसका कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े सोसाइटी पर. तो फर्स्ट इज, हमें इंश्योर करना है कि जो ट्रेनिंग डाटा हम इन जनरेटिव एआई को ट्रेन करने के लिए यूज करें, दैट शुड बी डाइवर्स, और वो हर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे कम्युनिटी की. एंड सेकंड इज, जो भी डाटा ये जनरेट कर रहा है उस डाटा को वेरीफाई करना चाहिए कि जो आउटपुट ये जनरेटिव एआई टूल्स दे रहे हैं, क्या उस आउटपुट में कोई बायसनेस तो नहीं है, क्या कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो स्प्रेड नहीं हो रही, राइट? सो उनको हमें रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए. नेक्स्ट इज, यूजर की प्राइवेसी को हमेशा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उनसे कंसेंट लेकर ही एआई मॉडल्स में उनके डाटा को यूज करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज, ओनरशिप से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर जनरेटिव टूल्स के थ्रू कुछ भी जनरेट हुआ, उसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए, ओनर को जाना चाहिए या फिर जो यूजर यूज कर रहा है उसको जाना चाहिए. ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए गाइडलाइंस में, राइट? नेक्स्ट इज, हमें पब्लिक डिस्कशन को एनकरेज करना चाहिए, यानी हमें ओपन डिस्कशंस करनी चाहिए रिगार्डिंग दिस जनरेटिव टूल्स, कि इन टूल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी में, कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम इन टूल्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर डाल पाए, राइट? सो इससे रिलेटेड डिस्कशंस होनी चाहिए ओपनली पब्लिक के बीच में, जो ये टूल्स जनरेट कर रहे हैं उन कंपनीज के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, राइट? ताकि हम इन टूल्स को एथिकली यूज कर पाए और ये टूल्स एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर दे पाए, right? Now that's it for today. I think I have covered all the topics given in this chapter. Now I'll come with some new topic in next video. Until then, like and subscribe the channel. Thank you for today.